प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। साधना किसी तरह प्रेम को उठाती है और उसे अपनी पीठ पर लाद कर चल देती है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। पर अब एक और मुसीबत का सामना करना था साधना को। वो मुसीबत थी ये घना जंगल और जंगली जानवर। उसके लिए गांव की वापसी का रास्ता भी ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद की किरण लिए वो आगे बढ़ती रही। हाँ, यही तो रास्ता है। ये पेड़ मैंने इस तरफ आते हुए देखा था। इसका मतलब मैं ठीक जा रही हूँ। प्रेम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर हाल में गांव ले जाऊंगी। साधना दिल में हिम्मत और प्यार लिए आगे बढ़ती रहती है। भीमा और केशव पंडित पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। वो उस जगह से गुजरते तो हैं, जहाँ से साधना प्रेम को ले गई है, लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वहाँ कुछ हुआ है। जमीन पर प्रेम के खून की बूंदें थी, लेकिन शाम होने के कारण वो उन्हें दिखाई नहीं दी। पंडित जी, क्या किया जाए अब? कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्वामी जी को वो पिशाच कहाँ ले गया। साधना का भी कुछ पता नहीं चल रहा, वो चीख भी ना जाने किसकी थी। सब उस मूर्ख लड़की के कारण हुआ है, केशव पंडित बोला। भीमा ने कहा, उसकी क्या गलती है पंडित जी, हमें भी तो कुछ नहीं मिला। केशव पंडित ने कहा, मान लो अगर पिशाच हमें मिल भी जाता तो भी हम क्या बिगाड़ लेते उसका। मिलता तब ना पंडित जी, मुझे नहीं लगता कि वो पिशाच स्वामी जी को यहाँ लाया है। पूरा जंगल छान मारा हमने, अगर पिशाच यहाँ होता तो मिल ही जाता। केशव पंडित डरते हुए बोला, पिशाच तो नहीं मिला पर भेड़िया जरूर मिल गया। भीमा केशव पंडित की बात सुनकर नजर घुमा कर देखता है। उनके दाईं तरफ की झाड़ियों में एक भेड़िया खड़ा था। भीमा ने कहा, पंडित जी हिलना मत, हम डरेंगे तो ये हमला जरूर करेगा। भीमा को एक पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाया और भेड़िए को निशाना बनाया। पत्थर निशाने पर लगा और भेड़िया चिल्लाता हुआ भाग गया। केशव पंडित ने कहा, हमें अब इस खौफनाक जंगल से निकलना चाहिए। सही कहा पंडित जी, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी हमने पूरा जंगल तो लगभग देख ही लिया है। भीमा और केशव पंडित गांव की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन साधना की तरह उन्हें भी रास्ता ढूंढने में मुश्किल आती है। किसी तरह से आखिरकार साधना गांव तक पहुंच ही जाती है, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते रात घिर आती है। वो प्रेम को उसी तरह अपनी पीठ पर ही गांव के वैद्य के पास ले जाती है। वैद्य साधना की पीठ पर प्रेम को देखकर हैरान रह जाता है। वैद्य प्रेम को साधना की मदद से चारपाई पर लेटा देता है। वैद्य ने पूछा, क्या हुआ स्वामी जी को? साधना जल्दी जल्दी में वैद्य को सारी बात बताती है। बेटी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे मरीज का इलाज नहीं किया। पिशाच के कांटे का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप कोशिश तो कीजिए वैद्य जी, प्रेम को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साधना की आंखें भर आती है। वैद्य ने कहा, अच्छा, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, तुम चुप हो जाओ। वैद्य फौरन प्रेम के इलाज में लग गया। साधना बेचैनी की हालत में वैद्य के घर के बाहर कभी इधर कभी उधर घूम रही थी। गांव में पूरी तरह सन्नाटा था। हो भी क्यों ना, गांव में पिशाच का खौफ जो फैला था। अभी ये बात सिर्फ साधना जानती थी कि पिशाच का खात्मा हो गया है। भीमा और केशव पंडित भी किसी तरह से जंगल से बाहर आ जाते हैं। पंडित जी, आपको पहले वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। सीढ़ियों से गिरने के कारण बहुत चोट लगी है आपको, थोड़ा मरहम पट्टी करवा लीजिए। क्या मरहम पट्टी करवाऊं मैं अब? मेरा इकलौता बेटा पता नहीं कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। मुझे भी स्वामी जी की बहुत चिंता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें अब। साधना भी कहीं खो गई। हम जो कर सकते थे हमने किया। चलिए, आपको वैद्य जी की सख्त जरूरत है। भीमा केशव पंडित को वैद्य के घर की तरफ ले चलता है। वैद्य के घर के बाहर साधना को देखकर दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। केशव पंडित ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गए हम तुम्हें।
मैं प्रेम को ले आई हूँ पंडित जी, लेकिन वो बेहोश है, अभी वैद्य जी इलाज कर रहे हैं उसका। केशव पंडित और भीमा दोनों साधना की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम की खबर सुनकर खुशी भी उभर आती है। भीमा ने कहा, साधना कैसे किया तुमने ये सब? हम तो जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए। साधना पूरी कहानी सुनाती है। भीमा और केशव पंडित को विश्वास ही नहीं होता कि साधना ने पिशाच का खात्मा कर दिया। केशव पंडित ने कहा, तुमने पिशाच को मार दिया, विश्वास नहीं होता। साधना ने कहा, दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी हो सकता है पंडित जी। भीमा ने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई साधना, ये सब तो मैं भी नहीं कर पाता, मुझे तो भूत पिशाच से वैसे ही बहुत डर लगता है। तभी वैद्य बाहर आता है। वैद्य ने कहा, अरे पंडित जी आप। केशव पंडित ने पूछा, कैसा है मेरा बेटा? वैद्य ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, मेरे जो बस में था मैंने कर दिया है। सर से काफी खून बहा है, प्रेम का सर पे पट्टी बांध दी है, देखते हैं अब। साधना ने कहा, प्रेम को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। भीमा, वैद्य और केशव पंडित तीनों ने एक साथ साधना की ओर देखा। साधना के चेहरे पर अजीब सा तेज था। भीमा तो साधना के पैरों में पड़ गया। भीमा ने कहा, तुम जरूर कोई देवी हो, पिशाच को कोई मामूली इंसान नहीं मार सकता। साधना ने कहा, उठो भीमा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस हिम्मत और दिमाग से काम लिया और शायद भगवान ने मेरी मदद की। भीमा उठ गया और बोला, जो भी हो तुमने केवल स्वामी जी की नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों की जान बचाई है और तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। क्यों पंडित जी? केशव पंडित ने कुछ नहीं कहा। उसे वैसे भी साधना और प्रेम की दोस्ती पसंद नहीं थी और साधना उसे एक आंख नहीं भाती थी। वैद्य ने कहा, पंडित जी आप प्रेम को घर ले जाएं, यहाँ भीड़ भाड़ लगी रहती है, आप समझ ही सकते हैं। केशव पंडित ने कहा, हाँ बिल्कुल। भीमा, क्या तुम किसी की बैलगाड़ी ला सकते हो? प्रेम को घर तक ले जाने में आसानी होगी। जी पंडित जी, अभी लाता हूँ। भीमा किसी गांव वेल की बैलगाड़ी ले आया और प्रेम को उस पर लेटा कर घर तक ले आए। प्रेम अभी भी बेहोश ही था। प्रेम को बैलगाड़ी से उतार कर बिस्तर पर लेटा दिया। केशव पंडित ने कहा, साधना तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम जाओ। नहीं पंडित जी, प्रेम को होश आने तक मैं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। कहा ना, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा। केशव पंडित ने साधना की बात बीच में ही काट दी। पंडित की बात भीमा को भी बुरी लगी। उसने कहा, चलो साधना, मैं भी चलता हूँ, अब इनका मतलब निकल ही गया है, हमारी जरूरत ही क्या है, पोंगा पंडित कहीं का। भीमा से रुका नहीं गया और उसने ये सब बोल दिया। केशव पंडित चिल्लाया, हाँ जाओ, तुम भी जाओ, रोका किसने है। साधना और भीमा वहाँ से चल दिए। साधना बड़े भारी कदमों से वहाँ से जा रही थी। उसकी जान तो बस प्रेम में अटकी थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। साधना घर आई तो उसके पिता ने डांट कर पूछा, कहाँ थी तू सारा दिन? ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया मैं, कहाँ चली गई थी? साधना प्रेम के साथ हुई घटना सुनाती है और ये भी सुनाती है कि कैसे वो जंगल से प्रेम को बचा कर लाई। क्या तूने पिशाच को मार दिया? साधना ने कहा, हाँ, अपने इन हाथों से अब गांव में कोई चीख नहीं गूंजेगी और ना ही किसी की हत्या होगी। साधना के पिता ने तो मुंह पर हाथ रख लिया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। साधना अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। बहुत भूख लगी थी उसे। पूरा दिन कुछ नहीं खाया था उसने, लेकिन फिर भी बिना कुछ खाए लेट गई। उसे बस अपने प्रेम की चिंता थी। भीमा बहुत धीमी चाल से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। घर जाने से उसे डर जो लग रहा था। क्या करूं, घर जाऊं कि नहीं? मेम साहब मुझे कच्चा चबा जाएंगी आज। हवेली में एक दो बार बहुत गुस्से में देखा है उन्हें, वो जरूर गुस्से में आग बाबूला होकर बैठी होंगी, पर उनसे चलकर माफी तो मांगनी ही चाहिए मुझे। भीमा चलते चलते सोच रहा था। भीमा कछुए की चाल चलता हुआ घर पहुंच ही जाता है। रेणुका भी भीमा का बेसब्री से इंतजार कर रही है।
दांत जो पिलानी है उसे। भीमा घर पहुंच तो गया, लेकिन दरवाजे पर खड़ा खड़ा सोचता रहा कि दरवाजा खड़काए या नहीं, या वापस चला जाए। रेणुका को दरवाजे पर भीमा के कदमों की आहट सुन दे जाती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहती है। वो इंतजार कर रही है कि कब भीमा दरवाजा खड़काए और कब वो दरवाजा खोलकर भीमा पर बरस पड़े। लेकिन बहुत देर हो जाती है, भीमा दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं करता। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कल माफी मांग लूंगा मेमसाब से, आज तो वो बहुत गुस्से में होंगी, भीमा सोचता है और वापस मुड़कर चल देता है। रेणुका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उठकर दरवाजा खोलती है, लेकिन वो पाती है कि भीमा जा रहा है। भीमा, क्या मजाक है ये, कहाँ जा रहे हो? रेणुका चिल्लाती है। भीमा तो रेणुका की आवाज सुनते ही थर थर कांपने लगता है। वो भागकर रेणुका के पैर पकड़ लेता है। मेमसाब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भीमा गिड़गिड़ाया। सुबह से अब होश आया है तुम्हें माफी मांगने का, तब क्यों भाग गए थे तुम? और पैर छोड़ो मेरे, कहीं इनसे भी कामुक रस लेने लगो। भीमा ने तुरंत रेणुका के पैर छोड़ दिए, लेकिन वो उसके पैरों के पास ही झुका रहा। उठो और नजर मिलाकर बात करो मुझसे, रेणुका ने डांटते हुए कहा। भीमा फिर से गिड़गिड़ाया, नहीं मेमसाब, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता, अब इतना बड़ा गुनाह जो हो गया मुझसे। रेणुका ने कहा ना उठो वरना मारेंगे लात तुम्हें एक। भीमा उठ गया और नजरें झुकाकर रेणुका के सामने खड़ा हो गया। रेणुका ने कहा, अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। भीमा अंदर आ गया और रेणुका ने कुंडी बंद कर ली। लगता है मेमसाब मुझे कमरे में बंद करके पीटने वाली है, अब क्या होगा? रेणुका ने एक डंडा उठाया और भीमा के दे मारा। मेमसाब, नहीं, आहा, पर्दा कहे बिना नहीं छोड़ा तुमने, क्यों देख रहे थे मुझे घूर घूर के? रेणुका ने एक और डंडा मारा। आहा मेमसाब, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। बात बात पर बहक जाते हो, क्या चक्कर है ये? रेणुका जोर से एक और डंडा मारती है। इस बार भीमा भागता है और बिस्तर के नीचे छिप जाता है। मेमसाब, माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नहीं, मैं कल से देख रही हूँ बार बार वही हरकत। देख तो रहे ही थे, देख देख कर उत्तेजित भी हो रहे थे, शर्म नहीं आई तुम्हें? भीमा गिड़गिड़ाया, मैं कब उत्तेजित हुआ मेमसाब, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारी धोती में देखा था मैंने तुम्हारी उत्तेजना को, बोलो अब क्या ये झूठ है? हाँ मेमसाब, मेरा मतलब नहीं मेमसाब, हो गया होगा ऐसा, वो मेरे बस में नहीं है। रेणुका ने झुककर खाट के नीचे डंडा घुमाया, डंडा भीमा के हाथ पर लगा। आउच मेमसाब, नहीं, आहा, कुछ भी बस में नहीं है तुम्हारे, ना वो, ना हाथ और ना आंखें। क्यों? तुम्हारी आंखें ही फोड़ दूंगी मैं, अब निकलो बाहर। भीमा चुपके से बाहर निकलता है। जो सजा देनी है दे दो मेमसाब, लेकिन सच कहता हूँ मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरा आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, भीमा ने खाट के नीचे से निकलते ही कहा। बिल्कुल, तभी बार बार उत्तेजित हो जाते हो तुम। हाँ। रेणुका भीमा के सिर में मारने के लिए डंडा हवा में ऊपर करती है, लेकिन डंडा छत से लटकी मटकी से टकराता है और मटकी रस्सी से निकल जाती है। भीमा रेणुका को पकड़ता है और मटकी के नीचे से हटा लेता है। मटकी जोर से जमीन पर गिरती है और फूट जाती है। मटकी का माखन जमीन पर बिखर जाता है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी आज खैर नहीं। भीमा फौरन रेणुका का हाथ छोड़ देता है। रेणुका हाथ में डंडा लिए भीमा की ओर बढ़ती है, लेकिन रेणुका का पैर माखन पर पड़ जाता है और वो फिसल जाती है। भीमा आनन फानन में आगे बढ़कर रेणुका का हाथ थामता है, लेकिन वो भी फिसल जाता है। रेणुका तो गिरती ही है, दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि भीमा भी उसके साथ उसके ऊपर गिर जाता है। बड़ी ही नाजुक स्थिति बन जाती है। रेणुका आंखों में शोले लिए जमीन पर पड़ी है और भीमा उसके ऊपर। रेणुका भीमा की आंखों में देखती है, उसे आंसू दिखाई देते हैं। भीमा ने कहा, मेम साहब, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। पर तुमने किया तो ना, तुम्हें सोचना चाहिए था।
पर्दा उठाए खड़े रहे तुम और मुझे घूरते रहे। आप मुझे जान से मार दीजिए मेम साहब, भीमा भावुक होकर कहता है। भीमा रोने लगता है जैसे कि छोटा बच्चा हो। रेणुका भीमा को रोते देख उसका सिर थाम लेती है। इतना भावुक सा माहौल बन जाता है कि दोनों में से कोई भी वहाँ से हिलने की कोशिश नहीं करता। अब भी तो ये ठीक है, अब तो ये उत्तेजित नहीं हो रहा। सब डंडे का असर है, बिल्कुल बचा है ये, रेणुका सोचती है। भीमा चुपचाप रेणुका की गोद में सिर रखे सुबकता रहता है। मेम साहब आप बहुत अच्छी हो, कोई और होता तो मुझे मार डालता। अच्छा डंडे कम पड़े लगते हैं। नहीं नहीं वो तो बहुत पड़े हैं। नहीं कुछ कमी रही हो तो और मार देती हूँ। मार लीजिए मेम साहब, अब चू भी नहीं करूँगा। अगर दोबारा ऐसा किया तो और ज्यादा डंडे लगेंगे। दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।